नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग UPSC, UPPCS और अन्य स्टेट PCS और इसके साथ ही साथ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए GS के जो भी खंड हैं उसकी सीरीज चला रहे हैं। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग जियोग्राफी की क्लास में देख रहे थे कि जो हमारा हिमालय है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसकी उत्पत्ति की प्रक्रिया क्या थी। आप लोगों पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो हमारा हिमालय था वो यूरेशियन प्लेट और बीच में अवस्थित टेथिस सागर, साथ ही साथ ये भारतीय प्लेट, इन दोनों के अभिसरण से एवं टक्कर से हिमालय का निर्माण हुआ था। तो अंत में जो संरचना बनी थी वो हमारी कुछ इस प्रकार से बनी थी। ये तिब्बत का पठार और ये ट्रांस हिमालय का क्षेत्र, फिर ये बृहद हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक, फिर उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, ये मैदानी क्षेत्र, और ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो संरचना बनी थी उसके बारे में देखा था। ये यूरेशियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट, ये जो है तिब्बत का पठार, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ट्रांस हिमालय था। ये बृहद हिमालय या इसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, ठीक है। फिर ये लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय और ये उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र और ये प्रायद्वीपीय भारत का पठारी क्षेत्र था, पठारी क्षेत्र। तो इसको हम लोगों ने देखा था कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। और निर्माण जो है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के अभिसरण व टक्कर से वलन संपीड़न बल उत्पन्न हुआ था और वलन की प्रक्रिया हुई थी, जिससे मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। और सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना यूरेशियन प्लेट पर, ठीक है। उसके बाद जो है ग्रेटर हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र बना। अब इसको हम लोग एक एक जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उसको हम लोग देखेंगे और उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें प्रमुख पर्वत कौन से हैं, उसमें कौन कौन सी जो है दर्रे हैं, ग्लेशियर कौन से हैं, उसकी विशेषताओं को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र जो है, जैसा कि सबसे पहले निर्माण प्रक्रिया में ट्रांस हिमालय का क्षेत्र जो है बना था, तो इसमें कौन कौन से प्रमुख जो है पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें है हमारा काराकोरम, ठीक है, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और लद्दाख पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों ट्रांस हिमालय के भाग हैं। एक हमने ये जास्कर रेंज बनाया है। तो जास्कर रेंज ट्रांस हिमालय में अवस्थित तो है, पर ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है।
ये किसका भाग है? ये जो है बृहद हिमालय का भाग है। ठीक है, ये देखिए, जास्कर जो है पर्वत श्रृंखला उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से बृहद हिमालय की पर्वत श्रेणी है, लेकिन इसका भौगोलिक विस्तार जो है ट्रांस हिमालय क्षेत्र में है। तो ये जो जास्कर रेंज है ये क्या है? ये बृहद हिमालय का पार्ट है, इसीलिए हमने डॉटेड लाइन से यहाँ पर बनाया है। तो ये डॉटेड लाइन आप देख रहे होंगे, तो ये बृहद हिमालय का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अवस्थिति और संरचना के रूप में जो अवस्थित है इस समय वो ट्रांस हिमालय में है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ट्रांस हिमालय में जो काराकोरम रेंज है और लद्दाख रेंज है, इन दोनों के मध्य जो है सिंधु की सहायक नदी श्योक जो है उसका अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, तो इसे हम लोग श्योक नदी घाटी कहते हैं। वहीं जो लद्दाख और जास्कर रेंज के मध्य जो है इंडस सांगपो सचर जोन, जो हम लोग ये देखे थे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर ITSZ का निर्माण हुआ था, यहाँ पर MCT का निर्माण हुआ था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था अच्छे तरीके से। यहाँ पर मेन बाउंड्री फॉल्ट का निर्माण हुआ था। ठीक है, और ये हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखेंगे, मतलब एक एक पर्वत श्रेणियाँ देखेंगे और उसमें जो फॉल्ट है, थ्रस्ट है, ठीक है, उसे भी हम लोग देखते चलेंगे। तो जो हमारा लद्दाख पर्वत श्रेणी है और जास्कर श्रेणी, इसी के बीच अवस्थित है हमारा इंडस सांगपो सचर जोन, जिसे ITSZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। और ये किसकी किसकी जो है, कौन कौन सी नदियों का जो है अपवाह क्षेत्र है? इंडस यानी सिंधु और सांगपो, इन दोनों का अपवाह क्षेत्र है। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ है ये अवसादीकरण की प्रक्रिया से हुआ है। ठीक है, जो हमारा ये जो है ये वाला पार्ट, टेथिस सागर का पार्ट, जब इसमें सबमर्ज कर गया था, इसके नीचे अवस्थित हो गया था, तो यहाँ पर एक गहरी गर्तनुमा खाई बनी थी। ठीक है, और इसी में इंडस सांगपो सचर जोन का निर्माण हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो है, जो हम लोग ट्रांस हिमालय का पार्ट देख रहे हैं, इसमें काराकोरम पर्वत श्रृंखला है और लद्दाख पर्वत श्रृंखला है, ये दो मेन है। तो इन दोनों को हम लोग देखेंगे, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग काराकोरम रेंज पर चलते हैं, पर्वत श्रेणियाँ पर चलते हैं। तो काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ की 3 जो है प्रमुख चोटियाँ हैं, माउंट केटू, ग्रेसर ब्रूम, मैसर ब्रूम, ये 3 प्रमुख चोटियाँ हैं। तो याद रखिएगा, माउंट केटू, ग्रेसर ब्रूम और मैसर ब्रूम। अब माउंट केटू के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसे गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, माउंट केटू कह लें या गाडविन ऑस्टिन कह लें, यानी गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। तो माउंट केटू ही गाडविन ऑस्टिन है और गाडविन ऑस्टिन ही माउंट केटू है। ठीक है, अब गाडविन ऑस्टिन की क्या विशेषताएं हैं? यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो गाडविन ऑस्टिन क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आप लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अब लद्दाख पर्वत पर चलते हैं। तो यहाँ पर माउंट राकापोसी है, एक ही पर्वत हमें याद रखना है, माउंट राकापोसी।
लद्दाख पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। अब देखिए क्या है कि जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है उसमें माउंट राकापोसी जो है सबसे लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व में सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। आप लोग को पता होगा कि जो पर्वत निर्माण, हिमालय का निर्माण जब हो रहा था तो उस समय संपीड़न बल लगा, ठीक है, सॉरी, टेथिस सागर, ये टेथिस सागर और ये भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, इन दोनों के बीच जब टक्कर हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर जो है ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ और ये ट्रांस हिमालय संपीड़न बल किसका किसका, ये टेथिस सागर का, टेथिस सागर और प्लस भारतीय प्लेट यानी इंडियन प्लेट, इन दोनों का जब संपीड़न बल लगा तो दोनों के संपीड़न बल से ये जो पार्ट है, ये लद्दाख वाला पार्ट, ये जो है तीव्र ढाल नुमा बन गया। तो ये इस तरीके से है, यानी तीव्र ढाल बना हुआ है। तो विश्व की तीव्रतम ढाल वाली चोटी है। कौन सा, माउंट राकापोसी, याद रखिएगा कौन सा है, माउंट राकापोसी। चलिए अब ये जास्कर पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी में हमें माउंट कामेत हमें याद रखना है। ये कहाँ पर अवस्थित है, जास्कर पर्वत श्रेणी में, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे कौन कौन से हैं। दर्रों की बात करेंगे। दर्रे क्या होते हैं, पासेस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, यानी दो पर्वतों के बीच पतली संकरीनुमा रास्ता, जिसे हम लोग पासेस बोलते हैं, ठीक है। ये आवागमन का भी मार्ग हो सकता है या नदियों के गमन का भी मार्ग हो सकता है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे पासेस यानी दर्रे। तो कौन कौन से महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो देखेंगे हम लोग। ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे, मिनीटेक, याद रखिएगा, मिनीटेक, अगहिल, काराकोरम, देरसांगला, चांगला, जाराला, चारडिंगला और लनकला। ये ला क्या है, ला मतलब होता है दर्रा। तिब्बत में ला को दर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो यही दर्रा ला कहलाता है। तो कौन कौन से हैं ट्रांस हिमालय के महत्वपूर्ण दर्रे, मिनीटेक, अगहिल, काराकोरम, देरसांगला, चांगला, जारला, चारडिंगला और लनकला। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे काराकोरम जो दर्रा है वो जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है। जाराला और चारडिंगला, इन दोनों दर्रों के मध्य जो है दमजोग में सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है, ठीक है। तो सिंधु नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, दमजोग में, ठीक है। और जाराला और चारडिंगला दर्रों के बीच से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। तो प्रश्न आ जाए कि सिंधु नदी भारत में किस दर्रे से किन दर्रों के बीच से प्रवेश करती है, तो जाराला और चारडिंगला, ये दो दर्रे महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्हीं दर्रों के माध्यम से सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात नोट में यहाँ पर मैंने डाल रखा है कि ये सभी दर्रे भारत के लद्दाख व चीन की सीमा पर अवस्थित है।
ठीक है, इसीलिए ला नाम दिया गया है। ला, कहीं ला बोला जा रहा है और ये सब ला बोला जा रहा है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर ला नहीं जुड़ा है, यानी भारत को रिप्रेजेंट करता है, और ला जो है तिब्बत यानी चाइना वाले भाग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों जो है लद्दाख व चीन की सीमा पर अवस्थित हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ट्रांस हिमालय के प्रमुख हिमनद या ग्लेशियर के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन कौन से ग्लेशियर हैं उसको देख लीजिए। सियाचिन ग्लेशियर है, बियाफो ग्लेशियर है, वाल्तेरो ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है, ससाइनी ग्लेशियर है। तो कौन कौन से ग्लेशियर हैं? सियाचिन ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, वाल्तेरो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर और ससाइनी ग्लेशियर। ठीक है, अब सियाचिन ग्लेशियर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाए चाहे न पूछे जाए, ये हमें पता होना चाहिए। सियाचिन ग्लेशियर यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। इसकी विशेषता क्या है सियाचिन ग्लेशियर की? यह भारत की सबसे बड़ा हिमनद है, और इसके साथ साथ ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। ये मतलब ध्रुवीय क्षेत्र जानते होंगे आप लोग, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसके बाहर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाहर जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है, यानी ग्लेशियर है। और सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है, यानी प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है फेड चेंको ग्लेशियर। ठीक है, ये कहाँ पर अवस्थित है? ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए मैं ही बता देता हूँ, पामीर क्षेत्र में है। पामीर क्षेत्र में, पामीर क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो ध्रुवीय क्षेत्र से बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? फ्रेड चेंको ग्लेशियर, यानी पामीर के क्षेत्र में। और दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय की और विशेषता क्या है? ये नुब्रा नदी घाटी में स्थित ग्लेशियर है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय को हम लोगों ने देख लिया, उसकी विशेषताएं देख ली, उसमें कौन कौन से ग्लेशियर थे, उसमें कौन कौन से दर्रे थे, और प्रमुख जो है पर्वत कौन कौन से हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बृहद हिमालय की ओर। तो बृहद हिमालय की ओर बढ़ते हैं। तो बृहद हिमालय जो है हमारा ये जो है हिमालय के निर्माण क्रम में, यानी यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टक्कर और वलन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो है ट्रांस हिमालय के बाद ये दूसरा ऐसा मतलब श्रेणी है जो निर्माण क्रम में दूसरे स्थान पर था। यानी सबसे पहले ट्रांस हिमालय बना और फिर बृहद हिमालय बना। ठीक है, अब देखिए इसकी महत्वपूर्ण कुछ खासियत देख लीजिए। इसके पूरब में क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक, इसके पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी है। उत्तर में क्या है? ITSZ यानी इंडस सांगपो सचर जोन। वेस्ट में क्या है? सिंधु नदी। सिंधु नदी कहाँ से भारत में प्रवेश करती है? अभी अभी हमने बताया था, जाराला और चारडिंगला से। ठीक है, तो ये वेस्ट में है। साउथ में क्या है? MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
ठीक है। यहाँ पर झेलम नदी भी है साउथ में ही, तो ये याद रखिएगा। बृहद हिमालय के पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी, पश्चिम में सिंधु नदी, तो 2 नदियाँ हो गई। ठीक है। फिर नॉर्थ में जाएंगे तो ITSZ यानी इंडस सांगपो सचर जोन। फिर दक्षिण में आएंगे तो MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट और झेलम नदी, यहाँ से झेलम नदी भी इसके दक्षिण में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जो बृहद हिमालय है उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जो झेलम नदी है वो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के तिब्बत के नामचा बरवा तक, तिब्बत के नामचा बरवा तक इसका विस्तार है। अब देखिए इसमें बहुत सारी चोटियां हैं और वो चोटियां किसी विशेष राज्य में हैं, किसी देश में हैं और जैसे नेपाल में है और भारत में है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, ठीक है, यहाँ से शुरू होकर के तिब्बत के नामचा पर्वत तक विस्तारित है। बृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, केदारनाथ, जो प्रमुख चोटियाँ हैं नंगा पर्वत के बाद केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। तो 2 नाथ हैं और 1 देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और नंदा देवी। ठीक है। और ये तीनों कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। ठीक है। उसके बाद धौलागिरी, 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 अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोहयू, माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोहयू, माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू, ये सब जो है नेपाल की चोटियां हैं। तो याद रखिएगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छोहयू, माउंट एवरेस्ट, माउंट मकालू, ये सभी जो है 7 चोटियां नेपाल में अवस्थित हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे जब, तो कंचनजंगा मिलेगा। और कंचनजंगा कहाँ पर है, ये नेपाल और भारत के, नेपाल एवं भारत के सिक्किम के सीमा पर अवस्थित है। ठीक है। चलिए अब कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि ये नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं। नंगा पर्वत जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है, भारत में पूर्ण रूप से अवस्थित, क्या पूर्ण रूप से अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो क्या होगा, गाडविन ऑस्टिन हो जाएगा। भारत में पूर्ण रूप से अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नंगा पर्वत हो जाएगा। ठीक है। नंगा पर्वत की एक और विशेषता क्या है, हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो नंगा पर्वत कहाँ पर है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है। K2 को देख लेते हैं। K2 नोट में ही है सब, भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अगर भारत में अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो K2 है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848.8 मीटर। नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है।
एक मिनट, ये पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई नहीं, अभी हम मिटा देते हैं इसको, ये पॉइंट नहीं रहेगा, यहाँ गलती से आ गया है। ठीक है, तो नंगा पर्वत जो है भारत में पूर्ण रूप से अवस्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर नंदा देवी जो है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट रहता है अक्सर, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो हिमालय के अन्य भाग बचे हुए हैं, जैसे कि ट्रांस हिमालय, और आज जो है हम लोगों ने ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को देखा। उसके बाद हम लोग उसके आगे के हिमालय के भाग को देखेंगे, जैसे कि लघु या मध्यम हिमालय, शिवालिक हिमालय, और उसके बाद उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में जब ये हिमालय कंप्लीट हो जाएगा, हिमालय का टॉपिक, चूँकि ये बहुत उलझा हुआ पार्ट रहता है, इसमें बहुत सारे दर्रे हैं, बहुत सारे जो है ग्लेशियर हैं, और इसकी हर दर्रों की, हर ग्लेशियर की अपनी विशेषताएं हैं, और ये सामरिक दृष्टि से भी भारत के लिए महत्वपूर्ण है, और जलवायु मानसून के लिए भी भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है कि भारत को समझने और भारत के मौसमी परिवर्तन को समझने के लिए। तो जब ये हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ जो है कंप्लीट हो जाएंगी, तो इसका जो है नोट्स प्रॉपर नोट्स इसी वीडियो सेक्शन में मैं डिस्क्राइब करूँगा, जिसे आप लोग पढ़ करके आराम से समझ सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल में इतना ही। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इसे कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े, और आप सबको आने वाले समय में इससे भी बेहतर वीडियो प्राप्त हो सके, और आप अपनी तैयारी को और भी गति दे सकें। इन्हीं सब बातों के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।